जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविल सक्सेस चैनल में। इस कोर्स में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन कवर कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रीएम्बल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ये जो केसेस हैं उनको छोड़ देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीएम्बल की टर्म्स को पढ़कर और उसकी सिग्निफिकेंस को देखकर चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। पर यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, प्रीएम्बल जस्टिशिएबल है या नहीं। इनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इन केसेस को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन केसेस को अभी समझ लोगे तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेंगे। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स में इनको पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें पहले से पता होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? 42nd अमेंडमेंट 1976 केशव नंदा भारती केस की जजमेंट के बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आर्टिकल 368 के तहत इसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। इनके आइडियल्स में डेमोक्रेसी को कमिट किया गया और गारंटी किया गया कि हर किसी को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट किया गया, जिसमें कि आइडियल, ऑब्जेक्टिव और बेसिक प्रिंसिपल दिए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने शॉर्ट में तो देख लिया, बट कुछ केसेस के जरिए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लैंडमार्क जजमेंट के रिलेटेड ये बताया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967, केशव नंदा भारती केस सबसे इंपॉर्टेंट है ये। केशव नंदा भारती केस 1973, इंदिरा नेहरू वर्सेस राज नारायण केस 1975, वोमन राव केस 1981, इंदिरा साहने एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1992, LIC केस 1995। तो सबसे पहले देखते हैं बेरुबारी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर हम बुक में देखें तो बहुत शॉर्ट में बताया गया है, बट हम इस केस को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रीएम्बल को, बेरुबारी यूनियन केस में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों नहीं बताया गया। तो चलिए देखते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो बाउंड्रीज की डिमार्केशन के लिए सर रेडक्लिफ को बुलाया जाता है। इस डिमार्केशन को उस पर्सन से करवाया जाता है जिसको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता और उसने इंडिया में कभी विजिट नहीं की होती। वो थानास की बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, और वो अल्टीमेट बाउंड्री बन जाती है इंडिया और पाकिस्तान की। थाना में बेरुबारी जगह, जो कि एक वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में थी, रेडक्लिफ ने उसे अवॉर्ड कर दिया था इंडिया को, बट अनफॉर्चुनेटली उसे मेंशन करना भूल जाते हैं रिटर्न टेक्स्ट में। पाकिस्तान इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और बेरुबारी को क्लेम कर देते हैं पाकिस्तान के मैप में। ये डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है और इसके तहत नेहरू नून एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1958 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस एग्रीमेंट में बेरुबारी की टेरिटरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की विशेस के अगेंस्ट होता है। इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये सवाल उठता है कि भारत को ये अधिकार है कि वो अपने देश की टेरिटरी को किसी और देश को ट्रांसफर कर सके। इस पर काफी डिबेट चलती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को कम या ज्यादा कर सकती है, पर किसी भी टेरिटरी को सीड नहीं कर सकती, पर किसी भी टेरिटरी की पावर को किसी और देश को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए आर्टिकल 3 सफिशिएंट नहीं है एक देश की टेरिटरी को दूसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए। तो बताया जाता है कि ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। दोनों हाउसेज के 2/3 लोगों की सहमति चाहिए होती है और देश के आधे स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते एक बार के लिए लोकसभा में तो बहुमत मिल जाता है, बट राज्यसभा में 2/3 बहुमत लेना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसके साथ ही 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में इसको इनेक्ट किया जाता है, इफेक्ट में लाया जाता है।
जिसके द्वारा कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाती है, कुछ इनक्लेव्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद भी काफी इनक्लेव्स बचे हुए थे, उसके लिए स्टेट को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत जा रही थी। तो ये फैसला करते हैं कि जो भी हमारे इंडिया में एनक्लेव्स आ रहे हैं बांग्लादेश के, वो हम रख लेते हैं, और जो बांग्लादेश में इंडिया के एनक्लेव्स जा रहे हैं वो बांग्लादेश को दे देते हैं। मतलब कुछ इंडिया की टेरिटरी सीड कर देते हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की टेरिटरी सीड कर देते हैं इंडिया को। तो आप समझ सकते हो कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ अलाउ कर दिया जाता है कि सभी इंक्लेव्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, जो कि 2015 में इनेक्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट रूल करता है 1969 में, अगर इंडिया और कोई भी कंट्री के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जा सकता है। तो इसके बाद काफी डिबेट होती है। ओपोजिशन एडवोकेट्स बोलते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि यूनिटी ऑफ इंडिया रहनी चाहिए, तो उसके बाद भी क्या सरकार को इतनी शक्ति है कि वो अपनी भारत की टेरिटरी को किसी और देश को ट्रांसफर कर सके? तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट्स डिबेट करते हैं कि प्रीएम्बल में सोवरेन वर्ड भी लिखा हुआ है, उसके तहत भारत अपनी किसी भी टेरिटरी को किसी भी स्टेट को ट्रांसफर कर सकता है। तो सारी डिबेट के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए बेरूबारी केस में यह फैसला हो जाता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं केशव नंदा भारती केस। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठती है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट बेंच है। बेरूबेरी में जो जजेस की बेंच थी वो 7 जजेस बेंच थी। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ओपिनियन रिजेक्ट करते हुए, मतलब जो उन्होंने बेरूबारी केस में बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस केशव नंदा भारती केस में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब केशव नंदा भारती केस में उन्होंने बता दिया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कि प्रीएम्बल की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में जब भी कोई कंफ्यूजन होगी तो प्रीएम्बल को देखा जाएगा। तो चलिए केशव नंदा केस को डिटेल में जानते हैं। केशव नंदा एक हिंदू सेंट थे जिनकी डेथ हाल ही में हुई है 2020 में। केरल गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाती है 1970 में, जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है रिलीजियस प्रॉपर्टी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, केशव नंदा भारती एक हिस्ट्री क्रिएट करती है जिसमें पहली बार 13 जजेस की बेंच बैठती है, और इसके साथ ही केशव नंदा भारती की जो जमीन होती है जिस पर वो अपना रिलीजियस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो उस पर खतरा आ जाता है, और केरल गवर्नमेंट जो लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं उसे 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब है कि जो भी लॉ उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसको हम फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद केशव नंदा भारती केस करता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में डाल सके, सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन सके, और आर्ग्यूमेंट किया कि प्रीएम्बल के कुछ हिस्सों को अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होनी चाहिए, बिकॉज प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी से बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आता है। आप ध्यान रखिए बेसिक स्ट्रक्चर को, हम जब बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा तो उसमें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट नई जजमेंट देता है जिसमें बेरूबेरी केस में जो उन्होंने फैसला सुनाया होता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो केशव नंदा भारती में नया फैसला दिया जाता है जिसमें प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करेंगे उस टाइम प्रीएम्बल को ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ केशव नंदा भारती केस को माइलस्टोन और टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का, और प्रीएम्बल को पार्ट बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड नेक्स्ट LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस पॉलिसी में कंडीशन लगाई गई थी कि इसे वही लोग ले सकते हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिट लगाई गई थी कि इसे अपर स्टेटस वाले ही ले सकते हैं। तो गुजरात की एक संस्था के ट्रस्टी LIC पर केस कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में इक्वालिटी टर्म है, तो उस हिसाब से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको इक्वल पॉलिसीज मिलनी चाहिए, जो भी चाहे इस पॉलिसी को ले सकता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि जो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये तो केशव नंदा भारती केस में बता दिया गया था, पर LIC ऑफ इंडिया केस में बताया गया कि प्रीएम्बल आज से इंटीग्रल पार्ट है। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है?
बेरूबेरी यूनियन केस में कहा गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशव नंदा भारती केस में बताया जाता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC ऑफ इंडिया केस में बताया जाता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये तीनों वर्डिक्ट अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। बताया गया कि प्रियम्बल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की ना ही किसी पावर का सोर्स है और ना ही किसी पावर को प्रोहिबिट करता है, और उसी के साथ प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है। जो इसकी प्रोविजंस हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। जो प्रियम्बल में लिखा गया अगर किसी और आर्टिकल में भी वही लिखा गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के किसी आर्टिकल में दिया गया, तो उसे इन्फोर्सिएबल बनाया जा सकता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। यह क्वेश्चन पहली बार केशव नंदा भारती केस में उठा। पहले तो अर्ज किया गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर पिटिशनर ने दलील देते हुए कहा कि जो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडिंग पावर है उसे यूज नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अपना ओपिनियन दिया कि जो बेरूबेरी केस में, और कहा कि जो बेरूबेरी केस में ओपिनियन दिया गया था वो गलत है। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है पर जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। जो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स को रखा गया है उसे अल्टर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, और इसे वैलिड माना गया है। तो इसी के साथ जो हमारे 3 क्वेश्चन थे, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और दूसरा, इज प्रियम्बल जस्टिशिएबल और इन्फोर्सिएबल? वैसे तो प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, पर अगर वही बात किसी और आर्टिकल में भी दी गई है, जैसे कि उसी बात का जिक्र फंडामेंटल राइट्स में किया गया है, तो हम उसे इन्फोर्सिएबल बना सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट, इज प्रियम्बल अमेंडेबल? तो हाँ, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी चीज को अल्टर तो कर सकते हैं बट किसी चीज को जड़ से खोदकर नया नहीं बना सकते। तो इसी के साथ हमारा प्रियम्बल चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे, अब मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप पता होंगे। ये केसेस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इनको देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज जरूर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेजेस कर सकते हो। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।